कांग्रेस क्या बढ़ावे, कांग्रेस का कुछ नहीं है। तो हम हमारा मोदी जी है, अभी कौन भैया कांग्रेस का क्यों भैया, कांग्रेस वो का ये का हम कुछ का मेरा का जरूर नहीं है भैया। कौन प्राइम मिनिस्टर हो वो जवाबदार जाना। इंडिया अलायंस आएगी तो प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार केजरीवाल के सिवा कोई नहीं है हिंदुस्तान में। राहुल गांधी को योग्य नहीं मानते आप? उनके पीछे हो सकते हैं केजरीवाल के पास। केजरीवाल नंबर 1। केजरीवाल नंबर 1 है। हाँ। अंकल जी पता नहीं किनको आप प्रधानमंत्री के योग्य मान रहे हैं, पता ही नहीं है। इंडिया में इंडिया अलायंस के संयोजक नीतीश कुमार को माना जाता रहा। हाँ। लेकिन सबसे पहले इंडिया अलायंस से भागे नीतीश कुमार। कहां से इंडिया अलायंस, वो फिर से एनडीए में आ गए। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं? अरे मोदी को बना रहा है, तो 444 सीट। 444 और क्या, 44 एक्स्ट्रा दे दिए। एक्स्ट्रा 400 पार बोला था ना, 444। और 4 बीपी का गोली खाना पड़ेगा किसको? विपक्ष को, जो हारेगा सो। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे वर्मा जी? 4 जून को एकदम गद्दी पे फैसला होने वाला है। केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल को? जी हाँ, हाँ? हाँ, एकदम 100% केजरीवाल। प्रधानमंत्री बनने के लिए पता है ना कि सीट वीट भी चाहिए होता है, सांसद चाहिए होता है। इंडिया अलायंस के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाएगा इन्हीं को, और कोई योग्य है ही नहीं। राहुल गांधी को योग्य नहीं मानते आप? उनके पीछे हो सकते हैं केजरीवाल के पास। केजरीवाल नंबर 1। केजरीवाल नंबर 1 है। हाँ। भाई साहब वो उनका पता नहीं जेल से छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, आप प्रधानमंत्री बना रहे आप हैं। जबरदस्ती जेल पे किसी को डाल दोगे। डालना है जिसने लीकर का पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, उसको डालना था, जिसने लिया नहीं। अरे कोर्ट नहीं दे रहा है जमानत उनको, मोदी ऐसे थोड़ी ना कि बांध दिया है जेल में जाके उसको। कोर्ट में जमानत इसलिए नहीं मिल रहा है कि कोर्ट में जो उस पर सेक्शन धाराएं लगाया गया है वो नॉन अवेलेबल है, वो किसी को नहीं मिलेगा। वो मोदी जी पर भी लग जाएगा तो उनको भी नहीं मिलेगा। वही चीज कह रहे हैं ना। हाँ, उनको भी नहीं मिलेगा। अभी तक धाराएं लगी नहीं है। ये जबरदस्ती उनको कोर्ट में डाला गया है। तो इसी बार केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप? एकदम बनेंगे। यदि वो इंडिया अलायंस आएगी मेजोरिटी में तो प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार केजरीवाल के सिवा कोई नहीं है हिंदुस्तान में। आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में इतना एकता है? हम बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। बिहार आप कहाँ से? मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। और बिहार में अंकल जी पता नहीं किनको आप प्रधानमंत्री के योग्य मान रहे हैं, पता ही नहीं है। इंडिया में इंडिया अलायंस के संयोजक नीतीश कुमार को माना जाता रहा। लेकिन सबसे पहले इंडिया अलायंस से भागे नीतीश कुमार। कहां से इंडिया अलायंस, वो फिर से एनडीए में आ गए। आपको लग रहा है कि इन 10 सालों में धर्म बेस राजनीति हुआ है? 10 सालों में नहीं, पिछले जितने आजादी के बाद से प्रत्येक साल धर्म की राजनीति हुई है। और साल दर साल गिना जाए तो कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें धर्म की राजनीति नहीं हुई हो। जैसे धर्म की राजनीति हुई है, भाषा की राजनीति। श्री पोटू रामुलू नाम जान रहे होंगे आप, आंध्र प्रदेश, साल 1952 भूख हड़ताल, जिसमें भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। और सर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो प्रत्येक वर्ष हमेशा धार्मिक परियोजनाएं चलती रही है। धर्म किसी साल अलग नहीं है और ये होना नहीं चाहिए भारतीय राजनीति में, चाहे साल 2014 हो चाहे साल 1952 हो, कुछ भी हो। धर्म से परे हट करके राजनीति करनी, राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए, राजनीति शिक्षा पे होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होनी चाहिए, उद्योग पे होनी चाहिए, और पब्लिक के सुरक्षा पे होनी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर पे राजनीति होनी चाहिए। धर्म का इसमें कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। नहीं होना चाहिए। सर धर्म पे राजनीति हुई नहीं है 2014 के बाद। अगर कहते हैं मतलब 14 से पहले होती थी? बिल्कुल होती थी। हिंदू मुस्लिम तो पहले भी होती थी, लेकिन उसके बाद नहीं हुई है। मैं बताता हूँ कैसे। 2014 के बाद 2024 चल रहा है, बताइए किसके साथ धर्म जात पे हुई है। अगर मोदी जी ने कोई काम किया है तो सबके लिए किया है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बताइए जो राम मंदिर का नाम ले रहे हैं भैया, राम मंदिर जो बना है ना, मोदी जी ने नहीं बनवाया है, पब्लिक ने बनवाया है। 80 करोड़ लोगों हिंदुओं ने बनवाया है। ठीक है, आप जो कह रहे हो ना, मैं ये हिंदू मुस्लिम नहीं हुई है। ये इनका बात ये था। आप मेरी बात को समझे नहीं मेरे छोटे भाई, मैं समझे ही नहीं आप। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं पहले इनसे कह चुका, राम मंदिर को राजनीति से ही हटा दीजिए, धर्म के किसी मुद्दे को राजनीति से बिल्कुल अलग कीजिए। देखिए ना, जब मोदी जी अगर यूपी में, झारखंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, हर जगह कहीं भी काम हो रही है, तो जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी धर्म के पंथ के लोग रह रहे हैं, सबके लिए काम हो रहा है।
यूपी में आप जाके देखिए, अगर गैस सिलेंडर मिले तो हर औरतों को मिले, नहीं मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर सारे धर्म के लोगों के हैं, आपको काम सब लोगों के लिए करना होगा। सबके लिए हो रहा है बिल्कुल, जो काम कर रहा है वही बनेगा। सबके जवान पे जिसका नाम है मोदी जी का नाम है वही बनेंगे, क्योंकि काम जो किया है इसलिए सब उनको चुनना चाहता है। आप बताइए कौन सा काम नहीं किया है? मैं गिनवा देता हूँ 36 काम उनके, बोलिए। ये है, ये भी बोल रहे काम किया हैं। है। अच्छा, इतने सारे नेता हैं, जो विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं, उनमें से कोई व्यक्ति काबिल नहीं लग रहा है, गद्दी पे बैठने लायक नहीं लग रहा है? काबिल है तो आप एक काम करिए, अभी चुनाव होने वाला है, आप चुनाव लड़िए और उसके बाद आ जाइए गद्दी पे। आइए, अभी चुनाव होने वाला है, अगर जो काबिल है वही। लेकिन इस समय पब्लिक किसको देना चाहती है? मोदी जी को। क्यों? काम कर रहे हैं। जो काम नहीं करेगा वो सीधा जेल के अंदर जाएगा, जो गलत काम करेगा। अब वही हो रहा है अब चुनाव। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम शीतल शाह, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं? अरे मोदी को बना रहा है, तो 444 सीट। 444? और क्या? ये 44 एक्स्ट्रा दे दिए। एक्स्ट्रा 400 पार बोला था ना, 444 ये 44 शगुन के रूप में दे रहे हैं। दे रहे हैं, समझे? 444 एकदम एक्यूरेट है वो। विपक्ष का पूरा नेता एकजुट हुए हैं, कह रहे हैं इस बार हिलने नहीं देना है। सारे कुत्ते बाहर चले जाएगा, किला रे शेर अकेले, सारे कुत्ता बिखर जाएगा, तिरपाल धक के लेगा और 4-4 बीपी का गोली खाना पड़ेगा। किसको? विपक्ष को, जो हारेगा सो। क्यों खाना पड़ेगा? अरे हारेगा तो बीपी हाई हो जाएगा, उसको बीपी हाई हो जाएगा, 4-4 बीपी खाना पड़ेगा गोली। सर गठबंधन की जरूरत उसे हाँ, एक भी मोदी के सामने में कोई नहीं टिकेगा, समझे? इतने बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्रियों के खानदान से नेता आ रहे हैं, उसको आप हल्के में ले रहे हैं? तो और कि एक बात बताऊं, ये सोनिया गांधी उसका खानदान है, प्रधानमंत्री बने हैं। लोग कह रहे हैं एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है भाई साहब उनके पास। अरे कख नहीं है, इसको देखना 24 का बाद झोला उठाएगा चले जाएगा इटली। ध्यान रखना। हाँ, जमानत पे चलता है, जमानत पे। छोड़ो भाई, आप कहाँ जाएगा? कौन? मैं इंडिया का हूँ, यहाँ रहूंगा, वो विदेशी है। कितना मंदिर का बिल्डिंग बनाएगा? आप क्या हो जाएगा? क्या? कितना पैसा कमाएगा? एक दिन का कितना पैसा कमाएगा? क्या नाम हुआ? क्या नाम? हम रामचंद्र है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो बोलने के लिए जरूर नहीं, हम इंडियन है। इंडियन है। इंडियन है। किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? बहुत समय एकदम बिल्कुल नजदीक मेरा है। मोदी जी 400 सीट की ज़्यादा मिल जाएगा, वो जीतेगा। फिर भी हमारा 10 साल में कुछ मेरा अनसेटिस्फाइड है, मेरा कुछ काम नहीं हुआ। ऐसे नहीं है भैया, हिंदी में करने पड़ेगा ना। आपका ये 1 लाख दे देगा, तुम क्या क्या कर दिया बोलना पड़ेगा ना भाई साहब। ये ना कर रहे, ये करीब देख लो, कम से कम हमारा साथ आप आओ, कम से कम सुबह से 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ से घुमाओ, कम से कम 20,000 आदमी सारा प्लेटफॉर्म में सो रहा है। तुम्हारा डिजिटल इंडिया कहाँ चला गया भैया? तुम्हारा कितना? एक मिनट है। अरे भैया, कांग्रेस क्या बढ़ावे? कांग्रेस का कुछ नहीं है। तो हमारा मोदी जी है। अभी कौन भैया कांग्रेस का क्यों? भैया कांग्रेस वो का एक हम कुछ का मेरा का जरूर नहीं है भैया। कौन प्राइम मिनिस्टर हो वो जवाबदार जाना। ये कभी भी बोलना कांग्रेस का कौन दूसरा केजरीवाल का उसका किसका क्यों बोल रहा है ये भैया? प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं गद्दी पे बैठते हुए 4 जून को? वर्तमान परिदृश्य में नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से, और दूसरा कोई नहीं। और भाई साहब विपक्ष में इतने सारे नेता हैं। विपक्ष में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन योग्य कौन है? सवाल योग्यता की है, कुर्सी की नहीं, योग्यता। कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी के पास जो डिग्री है भाई साहब, बहुत कम नेता के पास होगा। सर डिग्री इतनी है कि वो कैम्ब्रिज जाते हैं, वो हार्वर्ड जाते हैं, 20 लोगों के कमरे में बैठ करके पता नहीं उनका लेक्चर कौन सुन रहा होता है। और भारत को जाकर के विदेशों में क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसाइज करना। आप भारत के अंदर में आप नेताओं के प्रतिपक्ष में रह करके नेताओं को गाली दो, उनका आलोचना करो, सब जायज है। लेकिन आप विदेशों में जाकर के आप भारत को क्यों नीचे दिखा रहे हैं? भारत को दिखाना नहीं, क्योंकि आप विदेश में जाते हैं, चाहे आप हो, मैं हूं, और भारत का कोई भी व्यक्ति अगर भारत से बाहर जाता है तो वही भारत है। और भारत का गर्व से हमेशा सर ऊपर होना चाहिए, नीचे कभी नहीं होना चाहिए। ये राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं कि जाकर के अपने ही देश की बुराई, अपने सरकार की बुराई विदेशों में करना। अपनी सरकार की बुराई करने अपने देश में करो, अपनी जनता के सामने आलोचनाएं करो, उनकी नीतियों पे सवाल उठाओ। आप कहते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट, किस चीज़ पे वोट दो?
और इसी तरह से बीजेपी ने पहले बोला GITA, मुझे गीता पे वोट चाहिए। गीता दैट मीन्स वो गीता भगवत गीता की बात नहीं कर रहा हूँ। G फॉर ग्रोथ, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी, A फॉर आत्मनिर्भरता। जब हमारे सामने, यूथ के सामने, जनता के सामने ये 4 चीज़ें सामने, तो देश चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉ एंड ऑर्डर। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर हुआ है। आप मुंबई, आप गुड़गांव से आप निकलिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हो गया, यमुना एक्सप्रेस हाईवे हो गया, जितने सारे हाईवेज हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या नहीं बना। आप अरुणाचल प्रदेश के पास टनल देखते हैं, अटल टनल देखते हैं, जम्मू कश्मीर के पास जानते हैं, दोशांग लेक अरुणाचल प्रदेश के पास देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सारे तो बने हुए हैं और सारे बन भी रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुरुष कहा जाए तो नितिन जयराम गडकरी, जो कि सब लोग उनसे वाकिफ़ होंगे। और मैं विपक्ष के कई नेताओं को सुनता हूं और वो कहते हैं कि नितिन गडकरी एक ऐसा नेता है बीजेपी में अटल जी के बाद जिनका विपक्षी भी सम्मान करते हैं। अगर वो उस प्रकार का नेता अभी के वर्तमान सरकार के साथ है और वर्तमान सरकार को समर्थन दे रहा है, वो पार्टी क्यों नहीं आएगी? इसका सब जवाब अगर किन्हीं के पास है तो मैं विपक्ष की तरफ से एक सवाल करना चाहता हूँ। विपक्ष हमेशा कहता है कि भाई साहब, देश में भले जो विकास हुआ हो, विदेशों में डंका बज रहा हो, राम मंदिर बन गया हो, या फिर कह लीजिए कि रेलवे में सुधार आ गया हो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई साहब गरीब को क्या मिला, गरीब होते जा रहा है, ये सरकार अमीरों की सुन रही है, अडानी अंबानी की सरकार है और किसी की सुनती ही नहीं है। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अंबानी अडानी 2014 से पहले थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। 1982 और जिस पहले चलिए मैं आपको दूसरे मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करता हूँ। 1991 LPG रिफॉर्म के बारे में आपको शायद पता होगा। LPG लिबरलाइजेशन और P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये किसकी देन है? कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते, जिन्होंने LPG रिफॉर्म लाया इंडिया में। और आप जिस बात को अंबानी अडानी पूंजी, अगर पूंजी ही नहीं, अमेरिका आज सबसे विश्व में ताकतवर क्यों बन के बैठा हुआ है? पूंजी। मैं कहता हूँ गरीब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी गरीबी का मैं मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत राय है, गरीबी का स्तर ये होता है कि अगर खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, उनके लिए रोजगार की सुगम व्यवस्था नहीं है, उसे गरीब कहते हैं। यहाँ पे अभी खाने के लिए अगर गरीबी है तो सबसे पहले सरकार ने 80 करोड़ व्यक्ति के लिए राशन की व्यवस्था की है। और रोजगार के लिए मनरेगा में पहले 100 दिनों की रोजगार की गारंटी होती थी। और इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस को, मैं इस जगह पर कांग्रेस की तारीफ करूंगा, 230 दिन रोजगार के लिए मैनिफेस्टो में बात की उसने। तुम इधर से एनडीए गवर्नमेंट भी कहती है मैं 100 दिन को बढ़ा करके मैं भी उससे ज्यादा करूंगा। आप मुद्दे पे आएंगे तो आप घेर सकते हैं सरकार को, लेकिन बिना मुद्दे को सरकार को घेरना आपके पास ये एक बिल्कुल मजाक हो जाएगा, सटायर, वो नहीं कर सकते हैं। और गरीबी की बात, जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया विपक्ष की तरफ से, तो गरीबी का स्तर देखिए पहले और अभी। और गरीबी का स्तर हम नापते हैं पर कैपिटा इनकम से, और भारत की पर कैपिटा इनकम वर्तमान में 15,000 प्रति व्यक्ति आए है प्रत्येक वार्षिक तौर पे। और पर कैपिटा इनकम 2014 से पहले कितनी थी? 9600 के आसपास थी। उस पर कैपिटा इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और 10 साल में अगर पर कैपिटा इनकम इतनी बढ़ी है तो आगे आने वाले समय में पर कैपिटा इनकम और भी बढ़ेगी, ये बिल्कुल तय है। बस ये मेरा आपके सवाल का जवाब है। एक बात बताइए कि जब पूरे देश में बात होती है रोजगार की और महंगाई की, सब कुछ की, तो इस पर विपक्ष ज़्यादातर हमलावर रहता है। राहुल गांधी तो खास करके उनका मुद्दा यही है। भले 2-4 मुद्दे जो हैं वो फेल रहे उनके, उन्होंने पहले उठाया था, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के वो बहुत ज़्यादा हमलावर रहते हैं। इस पे कैसे देखते हैं? मैं जवाब देना चाहूँगा महंगाई का। महंगाई 2014 में मेरे घर में मेरे पिताजी की वेतन हुआ करती थी 8,000 रुपये, ठीक है। आज के समय में वेतन होती है 40,000 रुपये। हम चाहेंगे कि 8,000 से वेतन बढ़ करके 5 गुना वेतन हो जाए, लेकिन हमारी सब्जी की कीमत 5 रुपये किलो ही रह जाए, कहाँ से जाया जाइए? अगर वेतन सरकार 5 गुने बढ़ा करके दे रही है, 5 गुने नहीं, कम से कम 2 से 3 गुने सब सामान तो बढ़ेगा ही। अगर आप आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, वैश्विक बाजार जैसे बढ़ेगा, वैश्विक बाजार के हिसाब से महंगाई बढ़ेगी और घटी। वर्तमान में अभी सबसे ज़्यादा महंगाई तकरीबन 14% के करीब महंगाई अमेरिका की है, और भारत की महंगाई 9 कुछ प्रतिशत में है। तो आप कहाँ से महंगाई पे सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल नाजायज है सवाल ये। और महंगाई की बात करते हैं, वेतन वृद्धि जब आप लेते हैं, बढ़ी हुई वेतन को लेते हैं, तो आप सामान का बढ़े हुए कीमत में सामान भी लेना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात आपने क्या की थी सर? मैं थोड़ा भूल। बेरोजगारी यहाँ पे मैं सवाल जरूर जायज़ है, और इस पे मैं सरकार से भी ये सवाल करता हूँ, और आपका भी सवाल, विपक्ष का सवाल बिल्कुल जायज़ है। बेरोजगारी पे आपने क्या कदम उठाए? तो बेरोजगारी का मतलब सरकारी रोजगार नौकरी नहीं होती है, क्योंकि भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या में सरकार तकरीबन 4 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है। इसका मतलब बाकी 136 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 136 करोड़ लोग बेरोजगार तो नहीं है। पिछले 10 साल में लगभग 13 करोड़ यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि सिर्फ और सिर्फ कम से कम 16,065 रुपये प्रति माह व्यक्ति को वेतन लेने वाले का यूएन खुलता है।
तो उसमें कम से कम 12.68 करोड़ यूएन जनरेट हुआ है। इसका मतलब सीधे तौर पर लगभग 13 करोड़ लोगों ने रोजगार लिया है जो कि वेतन भोगी हैं। बाकी रोजगारों का सृजन हुआ है। उज्ज्वला योजना से बहुत सारे लोग उज्ज्वला योजना में जुड़े हैं, वेंडरशिप आई है, टेंडर पर्सन आए हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग रोजगार से जुड़े हैं। और रोजगार की समस्या बिल्कुल जायज़ है। रोजगार मैं ये नहीं, सरकार का समर्थन यहाँ पे नहीं करता कि इतना हो गया इतना काफ़ी, इससे और भी ज़्यादा रोजगार के होने चाहिए। अब क्या करते हैं? मैं फिलहाल IT कंपनी में काम कर रहा हूँ। काम करते हैं? हाँ जी। मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी दिखता है पीछे से। मैं पटना बिहार के खून में राजनीति है। और मैं आप जिस राम दार्जिलिंग दिनकर की बात करें, मैं उनके बगल के जिला, वो बेगूसराय के रहने वाले, मैं उनसे मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर का रहने वाला। और मैंने एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से मैंने पटना से पढ़ाई की है। और वहाँ मुझे मौका मिला पटना के कुलपति डॉक्टर रास बिहारी सिंह से मिलने का, प्रोफेसर AD गुप्ता से मिलने का, राजेंद्र कुमार जो कि भारत की विभूतियों में गिने जाते हैं, मैं उनका छात्र रहा हूँ। तो इसलिए मुझे इस चीज़ में क्या कहता है आपका अध्ययन बिहार से लेकर के दिल्ली तक या फिर संपूर्ण भारत का जो ये अभी का राजनीतिक चर्चा है, उसको देखते हुए क्या लगता है इस बार कितनी सीटें जो हैं विपक्ष को मिलेंगी, कितनी बीजेपी को मिलेगी? कितनी सीटें मिलेंगी इसका अंदाज़ा तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल, जहां तक मुझे लगता है, मेरा अंदाज़ा, जितनी सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी उनसे कम सीटें पे वो गिरेंगे। क्योंकि सरकार बनेगी, नो डाउट, सीटें कम होंगी। 303 लगभग बीजेपी ने अकेले जीता था, वो मीटर 303 से नीचे आएगा। 303 से नीचे आएगा बिल्कुल, क्योंकि जनता, अगर मैं ये भी इस बात का भी मैं समर्थक हूँ, अगर एक ही सरकार बराबर बदलते मतलब निरंतर रहती है, उस सरकार में कहीं ना कहीं वो ये आ जाएगा कि हमें कोई हरा नहीं सकता है और लोकतंत्र अस्थायी नहीं होती है। कांग्रेस ने लगभग 58 से 60 साल तक उसने सत्ताधीश रहे, उनका भी सत्ता गया। और बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है, एक पंचवर्षीय अटल जी रहे, 15 वर्ष बीजेपी भी लगभग सत्ता में रही, तो इनका भी सत्ता जाना तय है। तो सरकारें आएंगी जाएंगी, भारत रहनी चाहिए, भारत रहना चाहिए, मेरा यही कहना है। अच्छा, सीट कम होने का जो है सो आपने कहा कि कम हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो पैरामीटर है सीट बढ़ने का, उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक, एक कहिए कि जो गुरु बैठे हुए जो राजनीतिक साइंटिस्ट सब हैं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर कहीं इस बार बड़ा भूमिका निभाने वाला है। तो क्या राम मंदिर के बनने के बाद भी सीट कम हो जाएंगी? महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आप शायद 1929 कहता हूँ, मैं भूल रहा हूँ उस वर्ष को, बेलगाम सभा जब हुई थी कांग्रेस में, कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, वह उनका स्टेटमेंट है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर सिर्फ और सिर्फ राजनीति का बेसिस ही धर्म बन जाए तो उस राजनीति का कोई मतलब नहीं बन जाता है।